मेरा शौहर बहुत शक्की मिजाज था। यूं जब भी मैं घर से बाहर जाती, शौहर का लगाया हुआ एक गार्ड भी मेरे साथ होता। मुझे इस गार्ड से डर लगता था क्योंकि वो मुझे गलत नज़र से देखता। एक दिन शौहर को उसकी शिकायत की तो शौहर ने मुझे उसी वक्त तलाक दे दी। मैं शौहर के पाँव में गिर गई कि मुझे नहीं छोड़ें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे। यूं शौहर ने मेरा हलाला करवा दिया, लेकिन जिस शख्स से मेरा हलाला करवाया उसकी तरफ नजर पड़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो वही गार्ड। मुझ पर हुस्न टूट कर बरसा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो रिश्तों की लाइन लग गई। वालदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए अब्बू ने मुझसे कह रखा था कि तुम बेफिक्र होकर अपनी तालीम जारी रखो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने जी जान से अपनी तालीम मुकम्मल की थी, हर जमात में इम्तियाजी नंबर भी लिए थे। इन्हीं दिनों अब्बू पर इंकशाफ हुआ कि उन्हें दिल की बीमारी लग चुकी है। अब अब्बू सही मायनों में परेशान हुए थे। कहने लगे, नयाब बेटी, तुम्हारी शादी कर दूंगा तो मौत सुकून से आ जाएगी। मैं अब्बू की बात सुनकर बेहद परेशान हो गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अब्बू खुदारा ऐसी बात न करें, आपके दम से ही तो हमारी जिंदगी है। अम्मी बोली, बेटी तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है, आज तक इसने तुम्हारी मानी है, अब तुम इसकी मान लो। मैंने उनकी मर्जी के आगे सर झुका दिया था। अब्बू मेरे लिए आए हुए रिश्तों में छानबीन करते रहे, फिर जो मुनासिब लगा उसकी तस्वीर मुझे दिखा दी थी। मैं तो तस्वीर देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि अब्बू का पसंद करदा मर्द पक्की उम्र का था, रंगत भी सांवली सी थी। मैं बहुत हसीन थी, इसलिए मुझ में हुस्न परस्ती भी आ गई थी। मैंने अम्मी से कह दिया कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं, इसके अलावा आपको कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दें। अम्मी ने ये बात अब्बू से की तो वो बहुत मायूस हुए थे। मेरे कमरे में आकर बोले, नयाब, आज तक मैंने कभी तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। क्या अब तुम मुझे इतना भी हक देने की रवादार नहीं कि मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कोई लड़का ही चुन लूँ? मैं बोली, अब्बू, मुझे शादी तो आपकी पसंद से ही करना है, लेकिन ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए आप कोई और लड़का मेरे लिए पसंद कर दें। अब्बू एकदम से उठे और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात से इत्तेफाक नहीं तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम अपनी पसंद से कोई लड़का पसंद कर लो, फिर मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। मुझे अब्बू का लहजा अच्छा नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में आई तो कहने लगी, नयाब, तुमने अपने अब्बू को नाराज़ कर दिया है, तुम्हें इनके पसंद करदा लड़के को रद्द नहीं करना चाहिए था। मैं बोली, अम्मी, मुझे वो लड़का मंजूर है, अब्बू से कहें कि मेरी शादी उससे कर दें। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से मर्द कहने से रोका था। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी थी कि वालिदैन सारी ज़िंदगी औलाद की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, मगर न जाने जब बेटे की ज़िंदगी भर की बात आती है तो अनचाहा मर्द उसके सर पर क्यों थोप देते हैं। ऐसे में अगर बेटी इनकार कर दे तो इस इनकार को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। खैर, अब्बू ने फ़ोन करके लड़के वालों को इत्तला दे दी थी कि वो उनसे मिलने के लिए उनके घर जाना चाहते थे। इस तरह वो लड़के का घर बार देखना चाहते थे। अगले ही दिन अम्मी और अब्बू दोनों चले गए थे। वापसी पर अम्मी बेइंतहा खुश थीं। वो बोली, नयाब, तुम तो ये समझो तुम्हारे भाग खुल गए हैं। मेरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और यूं मैं शादी करके ज़ीशान के घर चली गई थी। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी जब ज़ीशान ने मेरा घूंघट पलटा था। वो तस्वीर में फिर भी बेहतर था। रूबरू उसे देखकर तो मैं शुश्तर रह गई थी कि न जाने अब्बू को इसमें मेरे लिए क्या पसंद आया था। ज़ीशान की उम्र लगभग 37 बरस तो थी, ऊपर से गहरा सांवला रंग। वो मुझे बड़े गौर से देखता रहा, फिर बोला, नयाब, मैं ज़रा सख्त किस्म का इंसान हूँ, इसलिए तुम ज़रा संभल कर रहना। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम खुद को मेरे गुस्से से कैसे बचा पाओगी। नयाब, मैं सच कहूँ तो मुझे खूबसूरत चेहरों से बहुत खौफ आता है। तुम्हारा चेहरा भी बहुत हसीन है, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ेगी। मैं ज़ीशान की बातें सुनकर पहलू बदलने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि काश शादी की रात तो तुम इस तरह की बातें न करते, शायद मेरा दिल तुम्हारे लिए मोम हो जाता। ज़ीशान ने मुझे सोने की एक अंगूठी पकड़ा दी थी, फिर कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरे कमरे में दाखिल हो। अगर मुझे तुमसे कोई काम हुआ तो मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगा।
इतना कहकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं सर झुकाए बैठी ये सोच रही थी कि मेरी शादी हुई है या मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। खैर, मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह आंख खुली तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर मुझ पर ये राज अफशा हुआ था कि मेरा शौहर तो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर इंसान है। घर नौकरों चाकरों से भरा पड़ा था। एक मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, बीबी जी नाश्ता कर लें। मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई थी। मेरे सामने अनवाओ इकसाम की चीज़ें सजा दी गईं। मैं तो ये देखकर हैरान थी कि नाश्ते में इतना एहतमाम क्यों किया गया है। नाश्ते पर इतने खाने पड़े कि हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों का पूरा हफ्ता बड़े आराम से गुजर सकता था। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और उठकर घर देखने लगी। गोया मैं सोने के पिंजरे में कैद कर दी गई थी। बार बार मेरे जहन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर मेरे अब्बू ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों कर दी। फिर इसका जवाब भी मुझे मिल गया था। मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से था जहां हफ्ते में एक बार गोश्त पकता और इस घर में अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी। अब्बू ने यह रिश्ता मेरी खुशी की खातिर ही कबूल किया होगा, मगर इस घर में सब कुछ होने के बावजूद ज़हनी सुकून नहीं था। मैं थी मुलाजमों की पूरी फौज थी और बस मैं सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरती रही थी। रात गए मेरा शौहर घर वापस आया था। मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, ज़ीशान आप कहाँ रह गए थे। ज़ीशान ने मेरी जाने बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। वो बोला, तुम्हें सवाल और जवाब का हक किसने दिया। ज़ीशान की बात पर मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था। मैं बोली, ज़ीशान मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपके बारे में हर बात मालूम होना चाहिए। ज़ीशान ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो बोला, नयाब तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकती, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में हर बात जानने का हक है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुम्हारे लिए एक गार्ड का इंतज़ाम कर दिया है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा और मुझे तुम्हारे एक एक पल की इत्ला देगा। ज़ीशान बोला, फराज आ जाओ। ज़ीशान के पुकारते ही एक ऊंचा लंबा जवान लाउंज में दाखिल हो गया। ज़ीशान बोला, फराज तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम सारा दिन इस सोफे पर बैठे रहोगे और मुझे मेरी बीवी के मुतल्लिक हर बात से आगाह करोगे। मैं एकदम से चीख पड़ी। मैं बोली, ज़ीशान अगर ये गार्ड लाउंज में बैठा रहेगा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे खुद पर ये पाबंदियां नहीं पसंद। मेरी बात सुनकर ज़ीशान एकदम से परेशान हो गया था। वो बोला, अच्छा घर छोड़कर जाने की बात तो मत करो, ये गार्ड लाउंज के बाहर खड़ा हुआ करेगा। मुझे ज़ीशान के रवैये में बदलाव चौंका गया था। इससे मेरी बात मान ली थी, मगर फिर भी मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी। मैं थी दुनिया जहाँ की नेमत थी और उदासी थी। मेरा शौहर तो घर से सारा दिन दूर रहता था। मैंने अपने तन्हाई का शिकवा किया तो ज़ीशान बोला कि तुम ड्राइविंग सीख लो। मुझे इसका मशवरा अच्छा लगा था। चलो इसी बहाने मुझे घर की टेंशन ज़दा माहौल से निकलने का मौका तो मिला। अब मैं हर रोज़ ड्राइविंग सीखने के लिए घर से निकल जाती थी, मगर मसला ये था कि ज़ीशान का तैनात करदा गार्ड मेरे साए की तरह मेरे साथ साथ रहा करता था। मुझे उसकी आंखें बहुत अजीब लगती थीं। वो मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखा करता था। उसका देखना मुझे डरा देता था। मैंने महसूस किया था कि मैं कुछ भी कर रही होती, वो गार्ड मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था। मुझे ज़ीशान की जहनियत पर भी हैरत होती कि यूं तो वो मुझ पर शक करता है, मगर फिर उसने खुद से 1000 दर्जा बेहतर लड़के को मेरी सिक्योरिटी के लिए मामूर क्यों किया। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उसे चाहने लगती। ऐसे में मेरा शौहर क्या कर लेता। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि चूंकि ज़ीशान मुझसे ये पहले ही कह चुका है कि उसे हसीन चेहरों पर एतबार नहीं है, तो हो सकता है उसने मुझे आजमाने की खातिर फराज को ये ड्यूटी दे रखी हो। होने को तो कुछ भी हो सकता था, मगर फ़िलहाल तो मुझे फराज की आंखों से बहुत खौफ आता था। लेकिन मुझसे जिस कदर मुमकिन होता मैं ये सब इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे ये खौफ था कि कहीं मेरी आज़ादी सलब ना हो जाए। मगर फिर भी ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। पहल तो गार्ड मुझसे नज़र चुरा कर मुझे देखा करता, लेकिन अब तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखा करता था। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि ज़ीशान से उसके इस गार्ड की शिकायत करूंगी। फिर ये भी मुमकिन था कि ज़ीशान मुझे गार्ड के झमेले से आज़ादी ही दे देता। मैं ज़ीशान से बात करना चाहती थी, मगर उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था। हमारी शादी को 1 माह का अरसा बीत गया, मगर आज तक मेरे शौहर ने मुझे मुकम्मल तवज्जो नहीं दी थी। वो मुझसे बात नहीं करता था, मेरे हुस्न को नहीं सराहता था।
यहाँ तक कि उसने अभी तक मुझसे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं किया था। ये सब अलार्मिंग तो था। मुझे रह रहकर अपने शौहर पर शक होता था। मुझे उसकी सरगर्मियों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो सुबह का घर से ऑफिस का कहकर निकला है तो क्या सच में ऑफिस ही गया है। वो हर रात घर लेट वापस आता। मुझे ये इल्म नहीं था कि रात के 11-12 बजे तक कौन सा ऑफिस खुला रहता है। मैंने आज तक ज़ीशान के किसी सगे रिश्तेदार को नहीं देखा था। मैं इससे इसके मुतलिक पूछती तो कहता, अभी तुम मेरे एतबार की कसौटी पर पूरी नहीं उतरी। जिस दिन मुझे तुम पर यकीन आ गया, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मेरा बहुत जी चाहता था कि मैं अपने वालिदैन के घर जाऊं, उनसे जाकर मिलूं। मैं ज़ीशान से इजाज़त तलब करती तो वो कहता, अगर तुम अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर मेरी शर्त यह है कि तुम मेरे गार्ड को अपने साथ लेकर जाओगी। जहाँ तुम बैठोगी मेरा गार्ड भी तुम्हारे साथ ही बैठेगा। मैं ज़ीशान की बात से चिढ़ गई। मैं बोली, क्यों? मैं अपने वालिदैन के घर जाकर ऐसा कौन सा काम करूँगी जो आप मेरे साथ अपने गार्ड को भी भेजेंगे? तो वो कहने लगा कि तुम अपने वालिदैन से मेरी शिकायत करोगी। ज़ीशान की इन बातों की वजह से मैं अपने वालिदैन से भी मिलने नहीं जा पाई थी। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि जैसे ही ज़ीशान घर वापस आएगा मैं उनसे कह दूंगी कि जो गार्ड तुमने मेरी हिफाजत के लिए मामूर किया है, मुझे उसकी नज़रों से ही ईमान नहीं। मगर मैं कहाँ जानती थी कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। ज़ीशान घर वापस आए तो मैंने अपने लहजे को सख्त रखा, क्योंकि मैं अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं बोली, ज़ीशान, आपने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी है जो आपने मेरे लिए गार्ड का इंतज़ाम कर दिया? मैं आपके गार्ड से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखता है। जो गार्ड आपने मेरी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, मैं तो हर लम्हा उससे ही खौफजदा रहती हूँ। मेरी बात सुनकर ज़ीशान एकदम से तैश में आ गया। कहने लगा, मुझे अपने गार्ड पर मुकम्मल यकीन है, मगर तुम पर यकीन नहीं है। तुम न जाने मेरे दिल में मेरे गार्ड के लिए शक क्यों पैदा कर रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे उसके खिलाफ करके उसे काम से निकलवा कर खुद अयाशी करना चाहती हो। ये जो हसीन चेहरे होते हैं ना, ये होते ही बेवफा हैं, और तुम्हारी बेवफाई का सबूत मुझे इस बात से ही मिल गया है कि मेरा गार्ड निकलवाना चाहती हो। इतना कहकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ज़रा सी बात पर 1 महीने की दुल्हन को तलाक भी हो सकती है। मेरे सामने एक लम्हे के लिए मेरा बीमार बाप का चेहरा घूम गया था। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी को तलाक हो गई है तो उस पर क्या गुजरेगी। लोग तो मेरे वालिदैन पर थू थू करेंगे कि अपनी बेटी की कैसी बुरी तरबियत की कि शौहर के साथ 1 महीने से ज़्यादा न रह सकी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने बीमार बाप की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें उम्र के इस हिस्से में मेरी वजह से लोगों की बातें सुनना पड़े। इसीलिए मैं अपने शौहर के कदमों में गिर गई और बोली, खुदारा मुझे इस घर से मत निकालें। मेरा आपके सिवा कोई नहीं। मैं अपने वालिदैन के घर भी वापस नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर की आंखों में चमक आ गई थी। वो बोला, नयाब, तुमने ये बात करके आज मेरा एतबार जीत लिया। अगर तुम्हारे किरदार में खोट होती तो तुम इस तलाक पर बेइंतहा खुश हो जाती। नयाब, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई ना कोई राह निकाल ही लूँगा, फिर तुम्हें दुनिया जहाँ की तमाम खुशियाँ दूंगा। मेरी शादी कम उम्री में ही हुई थी, इसलिए मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब गलत है। जो शौहर एक बार बीवी को छोड़ सकता है वो 100 बार भी छोड़ सकता है। फिर बात तो ये है ना कि मर्द के बुरे रवैये की वजह से इसकी बीवी नहीं होती, बल्कि वो मर्द खुद बुरा होता है जो अपने निकाह में आई औरत के साथ बुरा सलूक करे। हमें इन बातों को नॉर्मल कर देना चाहिए, बुरे को बुरा कहने का रवाज शुरू कर देना चाहिए। खैर, तब मैं इन तमाम बातों से नावाकिफ थी, इसलिए ज़ीशान के घर में ही चुपचाप रहने लगी थी। एक दिन वो मुझसे बोला, नयाब, तुम इद्दत में हो, इद्दत का ये वक्त किसी तरह से गुजार लो, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दूंगा। गो कि मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझ में ज़रा भी चालाकी नहीं थी। मेरा शौहर मुझे जैसे कहता चला जा रहा था, मैं इसकी बातें वैसे ही मानती जा रही थी। मुझे बस इतना इल्म था कि इद्दत में औरत हर गैर महरम से पर्दा करती है। फिर इस घर में कोई गैर महरम था ही नहीं। मेरा शौहर तो न जाने कब घर आता था और कब घर से जाता था। मुझे कुछ इल्म नहीं था। यूँ करते कराते 5 माह का अरसा बीत गया। मुझे अपने वालिदैन को बहुत हैरत होती थी कि उन्होंने ये शादी करके मुझे छोड़ क्यों दिया। क्या वालिदैन का रिश्ता अपनी बेटियों से शादी के बाद ख़त्म हो जाता है? जो कभी उन्होंने पलट कर मेरा नहीं पूछा था।
एक दिन ज़ीशान मेरे पास आया और कहने लगा, नयाब, तुम्हारी इद्दत का वक्त पूरा हो चुका है। अब तुम्हें दोबारा मेरी बीवी बनने के लिए पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करना होगी। मैं तुम्हारा हलाला करा दूंगा। मैंने लड़का तलाश कर लिया है। आज शाम में निकाह का बंदोबस्त कर दूंगा। मैं खटक गई थी। ये सब नामुनासिब था, मगर मैंने ज़ीशान की बात मान ली थी। उसने मेरा निकाह करवा के मुझे रुखसत कर दिया। मुझे दुल्हन बनाकर सेज पर बैठाया गया। थोड़ी देर बाद जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि ये तो वही गार्ड था जिससे मेरे शौहर ने मेरे पहरे के लिए मामूर किया था। मैं बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी कि न जाने अब ये गार्ड मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मेरे चेहरे की बदलती रंगत की जानिब देखकर वो बोला, नयाब, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं ज़ीशान जैसा मर्द नहीं हूँ। इस घर में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे तुम कहोगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि फराज ने अपना कहा सच कर दिखाया था। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर चीज़ में मेरी राय को फौकियत देता। घर तो फराज का छोटा ही था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी थी। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी जब मैं स्टोर रूम में दाखिल हो चुकी थी ताकि उसकी तफसीली सफाई कर सकूं। फराज ने मुझे स्टोर रूम में जाने से सख्ती से मना किया हुआ था। वो कहता था कि तुम इधर हरगिज़ मत जाना क्योंकि वहाँ पर छिपकलियाँ रहती हैं। मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर दंग रह गई कि वो कमरा तो जन्नत नज़ीर लग रहा था। इस कमरे में हर महंगी से महंगी चीज़ मौजूद थी। मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे मालूम हो गया था कि फराज मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। शाम में जब फराज वापस आया तो मैं रोते हुए बोली, मुझे तलाक दे दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी नीयत में भी खोट है। मेरी बात सुनकर फराज मेरे कदमों में गिर गया और बोला, नयाब, तुम्हें कसम है आज के बाद कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बता देता हूँ। नयाब, मैं अपनी बहन को कॉलेज से लेने गया तो मुझे तुम नजर आई थी। मुझे तब बहुत ज़्यादा तुम अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कह दिया कि मुझे इस लड़की के मुतालिक सारी मालूमात चाहिए। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करके बता दिया था। इन दिनों मेरी वालदा मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि मैं उनका एक ही बेटा था। फिर मेरे वालिद की करोड़ों की जायदाद थी। वो चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में ही मेरा वारिस देख लें। मैंने अपनी वालदा को आपके घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया था, मगर तुम्हारे अब्बू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप लोग बहुत अमीर हैं, हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं बनता। ये बात बहुत छोटी सी थी। मैं भी आगे बढ़ गया कि नहीं तो ना सही, मगर इसके बाद जब अम्मी ने मेरी शादी का नाम लिया मेरे सामने तुम खड़ी हो जाती थी। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए एक चाल चली थी। मैंने अपने ड्राइवर का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज दिया जो कि कबूल कर लिया गया था। मैं नहीं जानता इस बार तुम्हारे अब्बू ने यह रिश्ता क्यों कबूल किया था, मगर वो नहीं ये जानते थे कि ज़ीशान मेरा ड्राइवर है और ख़ुद 2 बच्चों का बाप है। मैं इसे तुम्हारे साथ बुरा रवैया इख्तियार करने को कहता था ताकि तुम उससे नफ़रत करने लगो। यूँ मैंने उसे तुम्हें तलाक देने को कहा और तुमसे शादी कर ली। मैं जानता हूँ कि ये गलत हरकत है, मगर मैं मजबूर था। मुझे माफ़ कर दो। एक और बात, तुम्हारे वालिदैन इस दौरान तुमसे सैकड़ों बार मिलने आए थे, मगर मैंने उन्हें वापस भेज दिया था। मैंने फराज को नफ़रत भरी निगाहों से देखा था और उसका घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी। मेरे वालिदैन मुझे देखकर खुशी से पागल हो चुके थे। उन्होंने मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछा तो मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी भी मांगी थी क्योंकि उनकी ज़िद की वजह से ही मेरी शादी ज़ीशान के साथ हुई थी। मैं पूरा 1 महीना अपने वालिदैन के घर रही। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं भी फराज को चाहने लगी हूँ। वो मुझे हर लम्हा याद आता था। इन्हीं दिनों मुझ पर ये राज भी खुल गया कि मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए मैंने अपने वालिदैन से अपने शौहर के घर वापस जाने की इजाज़त चाही थी। अब्बू कहने लगे, बेटी, तुम अपने फ़ैसले में खुद मुख्तार हो। तुम जो करोगी वो हमें मंजूर होगा, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बदसलूकी करेगा तो घर वापस आ जाना। हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें बेचा नहीं है। अब्बू की इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मान दे दिया था। काश हर लड़की के वालिदैन रुखसती के वक्त उनसे इस किस्म के जुमले कहें
تو شوہر کے ہاتھوں مرنے والی عورتوں کی بھی جان بچ سکتی ہے۔ میں فراز کے گھر واپس چلی گئی تو اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے غلط طریقے پر معافی بھی مانگی تھی۔ ایک بہت لمبے عرصے بعد اب میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔